रात का अंधेरा घना था। राजेश, एक राजपूत योद्धा, अपने घोड़े पर सवार जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसका मारून कुर्ता चांदनी में चमक रहा था और उसकी उंगली में रूबी की अंगूठी रहस्यमयी ढंग से झिलमिलाई। वह राजा विक्रमादित्य का विश्वास पात्र था, जिसे बेताल को लाने का आदेश मिला था। जंगल में एक प्राचीन पीपल का पेड़ दिखा, जहां बेताल लटक रहा था। राजेश ने उसे कंधे पर उठाया। बेताल ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इसका अंत तुम्हें तय करना होगा। राजेश ने साहस बटोरा और सुनने को तैयार हुआ। मैं टेम्पल की सीढ़ियों पर मीरा खड़ी थी। उसकी केसरिया साड़ी हवा में लहरा रही थी। उसकी माथे की बिंदिया और तांबे की चूड़ी चमक रही थी। वह एक ब्राह्मण पुजारी थी, जिसे राजेश ने बेताल की कहानी सुनाने के लिए बुलाया था। बेताल ने मीरा को देखकर कहा, यह कहानी एक पुजारी की है, जिसने अपने देवता को बचाने के लिए झूठ बोला। मीरा ने शांत स्वर में सुना, लेकिन उसका मन उलझन में था। कहानी खत्म होने पर बेताल ने उसकी ओर देखा। मीरा ने सोचा, क्या झूठ कभी धर्म हो सकता है? जंगल के बीच अर्जुन खड़ा था। उसका पन्ना हरा धोती कुर्ता पेड़ों की छाया में चमक रहा था। उसकी दाहिनी भुजा पर धनुष का टैटू और कमर पर चमड़े की में खंजर था। वह राजेश का मित्र और एक क्षत्रिय योद्धा था। बेताल ने अर्जुन को देखकर एक कहानी शुरू की, जिसमें एक योद्धा ने अपने दुश्मन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अर्जुन ने कहानी ध्यान से सुनी, लेकिन उसका मन उलझ गया। बेताल की आंखें चमकीं। अर्जुन ने सोचा, क्या शत्रु को क्षमा करना कमजोरी है? कमला गांव की चौपाल पर बैठी थी। उसकी नीली साड़ी रात के आकाश सी चमक रही थी। उसकी गर्दन पर जन्म चिन्ह और पायल की झंकार उसे विशिष्ट बनाती थी। वह एक दलित बुजुर्ग थी, जिसे राजेश ने बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया। बेताल ने एक गरीब किसान की कहानी सुनाई, जिसने अपने परिवार के लिए चोरी की। कमला की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या गरीबी में चोरी अपराध है? बेताल ने उसकी ओर देखा, जैसे जवाब की प्रतीक्षा में। कमला ने गहरी सांस ली। समीप नदी किनारे खड़ा था। उसका पीला कुर्ता सूरज की तरह चमक रहा था। उसकी भौंह के ऊपर का निशान और मोतियों की माला उसे अलग बनाती थी। वह एक गुजराती व्यापारी था, जिसे राजेश ने बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया। बेताल ने एक व्यापारी की कहानी सुनाई, जिसने लाभ के लिए अपने मित्र को धोखा दिया। समीप का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा, क्या व्यापार में नैतिकता जरूरी है? बेताल ने उसकी ओर देखा, जैसे जवाब मांग रहा हो। समीप ने अपने लॉकेट को छुआ। अंजलि में टेम्पल के प्रांगण में खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी चमक रही थी। उसकी कलाई पर कमल का टैटू और नाक की चांदी की नथ उसे बंगाली कलाकार के रूप में उजागर करती थी। वह राजेश की बहन थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक नर्तकी की कहानी सुनाई, जिसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए राजद्रोह किया। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या प्रेम राजद्रोह को उचित ठहराता है? बेताल की आंखें चमकीं। अंजलि ने अपनी नथ को छुआ। विक्रांत जंगल के किनारे खड़ा था। उसका नीला कुर्ता रात में गहरा दिख रहा था। उसकी बाईं हथेली पर जलन का निशान और कांसे तावीज उसे मराठा योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का गुरु था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक गुरु की कहानी सुनाई, जिसने अपने शिष्य को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाई। विक्रांत ने ध्यान से सुना। उसने सोचा, क्या गुरु का कर्तव्य सर्वोपरि है? बेताल ने उसकी ओर देखा। विक्रांत ने तावीज को कसकर पकड़ा। राधा गांव के मेले में नाच रही थी। उसका गुलाबी सलवार कमीज चमक रहा था। उसके गालों पर तितलियां और झुमके उसकी पंजाबी जोश को दर्शाते थे। वह राजेश की भतीजी थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक नर्तकी की कहानी सुनाई, जिसने अपने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग किया। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या परिवार के लिए सपनों को छोड़ना उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। राधा ने अपने झुमकों को छुआ। खलील बाजार में खड़ा था। उसका जैतूनी हरा पठानी सूट धूल में चमक रहा था। उसके थोड़ी पर निशान और जेब में चांदी की घड़ी उसे पठान योद्धा के रूप में दर्शाती थी। वह राजेश का दोस्त था,
जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक सिपाही की कहानी सुनाई जिसने अपने दोस्त को बचाने के लिए कर्तव्य तोड़ा। खलील ने गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या दोस्ती कर्तव्य से बड़ी है? बेताल की आंखें चमकी। खलील ने अपनी घड़ी को कसकर पकड़ा। रोहन शहर के चौराहे पर खड़ा था। उसका मूंगा कुर्ता रात में चमक रहा था। उसके बाएं कान की बाली और चमड़े का कंगन उसे सिंधी युवा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का चचेरा भाई था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक युवक की कहानी सुनाई जिसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया। रोहन ने सोचा, क्या प्रेम परिवार की इच्छा से बड़ा है? बेताल ने उसकी ओर देखा। रोहन ने अपने कंगन को छुआ। रोहन शहर के चौराहे पर खड़ा था। उसका मूंगा कुर्ता रात में चमक रहा था। उसके बाएं कान की बाली और चमड़े का कंगन उसे सिंधी युवा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का चचेरा भाई था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक युवक की कहानी सुनाई जिसने अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह किया। रोहन ने सोचा, क्या प्रेम परिवार की इच्छा से बड़ा है? बेताल ने उसकी ओर देखा। रोहन ने अपने कंगन को छुआ। लक्ष्मी मंदिर के पास बैठी थी। उसकी बैंगनी साड़ी चमक रही थी। उसकी बाईं भुजा पर निशान और जेर का पेंडेंट उसे तमिल परंपराओं से जोड़ता था। वह राजेश की माँ थी जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक माँ की कहानी सुनाई जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए गांव का विश्वास तोड़ा। लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या माँ का प्यार हर सीमा को पार करता है? बेताल ने उसकी ओर देखा। लक्ष्मी ने अपने पेंडेंट को छुआ। देव नदी के किनारे खड़ा था। उसका सरसों पीला कुर्ता चमक रहा था। उसके थोड़ी पर तिल और तांबे का कीचेन उसे बिहारी संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश का सहायक था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने खेतों को बचाने के लिए जंगल काट दिया। देव ने सोचा, क्या प्रकृति का नुकसान उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। देव ने अपने कीचेन को कसकर पकड़ा। तारा जंगल के रास्ते पर चल रही थी। उसका फिरोजी मेखला चादर चमक रहा था। उसके टखने पर पक्षी का टैटू और बांस की हेयरपिन उसे असमिया योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश की दोस्त थी जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक योद्धा की कहानी सुनाई जिसने अपने गांव को बचाने के लिए शांति समझौता तोड़ा। तारा ने सोचा, क्या शांति से बड़ा सम्मान है? बेताल ने उसकी ओर देखा। तारा ने अपनी हेयरपिन को छुआ। मोहन गांव के मंदिर में बैठा था। उसका चारकोल ग्रे कुर्ता शांतिपूर्ण दिख रहा था। उसके दाहिने कनपटी पर निशान और चंदन की माला उसे कन्नड़ संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश का चाचा था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक पुजारी की कहानी सुनाई जिसने अपने मंदिर को बचाने के लिए राजा से झूठ बोला। मोहन ने सोचा, क्या धर्म के लिए झूठ बोलना उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। मोहन ने अपनी माला को छुआ। प्रिया अपने महल के बगीचे में खड़ी थी। उसका मैजेंटा लहंगा चमक रहा था। उसके बाएं गाल पर जन्म चिन्ह और मोती का चोकर उसे राजस्थानी राजकुमारी के रूप में दर्शाता था। वह राजेश की पत्नी थी जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक रानी की कहानी सुनाई जिसने अपने पति को बचाने के लिए अपनी सत्ता छोड़ दी। प्रिया ने सोचा, क्या प्रेम सत्ता से बड़ा है? बेताल ने उसकी ओर देखा। प्रिया ने अपने चोकर को छुआ। आसिफ हवेली के आंगन में खड़ा था। उसका क्रीम शेरवानी चमक रहा था। उसकी गर्दन पर तिल और मोती का ब्रोच उसे हैदराबादी नवाब के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का मित्र था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक नवाब की कहानी सुनाई जिसने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी। आसिफ ने सोचा, क्या भाईचारा धन से बड़ा है? बेताल ने उसकी ओर देखा। आसिफ ने अपने ब्रोच को छुआ। संजय नदी के किनारे खड़ा था। उसका ऑफ हाइट मुंडू चमक रहा था। उसकी बाईं भौंह पर निशान और नारियल की अंगूठी उसे मलयाली योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का पड़ोसी था जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक नाविक की कहानी सुनाई
जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए तूफान में अपनी नाव छोड़ दी। संजय ने सोचा, क्या परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? बेताल ने उसकी ओर देखा। संजय ने अपनी अंगूठी को छुआ। संजय नदी के किनारे खड़ा था। उसका ऑफ हाइट मुंडू चमक रहा था। उसकी बाईं भौंह पर निशान और नारियल की अंगूठी उसे मलयाली योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का पड़ोसी था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक नाविक की कहानी सुनाई, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए तूफान में अपनी नाव छोड़ दी। संजय ने सोचा, क्या परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है? बेताल ने उसकी ओर देखा। संजय ने अपनी अंगूठी को छुआ। निशा बगीचे में खड़ी थी। उसका लीलाक फिरन हवा में लहरा रहा था। उसके दाहिने कलाई पर जन्म चिन्ह और चांदी की पायल उसे कश्मीरी सुंदरता का प्रतीक बनाता था। वह राजेश की छोटी बहन थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक कवि की कहानी सुनाई, जिसने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए राजा का अपमान किया। निशा ने सोचा, क्या प्रेम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से बड़ी है? बेताल ने उसकी ओर देखा। निशा ने अपनी पायल को छुआ। राकेश खेतों के बीच खड़ा था। उसका रस्त नारंगी कुर्ता सूरज की तरह चमक रहा था। उसके सीने पर शेर का टैटू और पीतल का कफ उसे जाट योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का दोस्त था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक किसान की कहानी सुनाई, जिसने अपने खेतों को बचाने के लिए राजा से विद्रोह किया। राकेश ने सोचा, क्या विद्रोह न्याय का मार्ग है? बेताल ने उसकी ओर देखा। राकेश ने अपने कफ को छुआ। शालिनी पहाड़ी रास्ते पर खड़ी थी। उसका समुद्री हरा अंगरखा चमक रहा था। उसकी दाहिनी हथेली पर निशान और तांबे की हेयरपिन उसे गढ़वाली संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश की सहेली थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक चरवाहे की कहानी सुनाई, जिसने अपनी भेड़ों को बचाने के लिए जंगल में आग लगा दी। शालिनी ने सोचा, क्या व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाना उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। शालिनी ने अपनी हेयरपिन को छुआ। विनोद जंगल के बीच खड़ा था। उसका वन हरा धोती कुर्ता पेड़ों की छाया में चमक रहा था। उसकी पीठ पर पेड़ का टैटू और लकड़ी की माला उसे गोंड आदिवासी के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का गाइड था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक आदिवासी की कहानी सुनाई, जिसने अपने जंगल को बचाने के लिए राजा से युद्ध किया। विनोद ने सोचा, क्या प्रकृति की रक्षा के लिए हिंसा उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। विनोद ने अपनी माला को छुआ। कविता गांव की चौपाल पर बैठी थी। उसकी आरू रंग की साड़ी चमक रही थी। उसके माथे पर तिल और चांदी की बिछिया उसे मैथिली संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश की चचेरी बहन थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक गायिका की कहानी सुनाई, जिसने अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी कला छोड़ दी। कविता ने सोचा, क्या प्रेम कला से बड़ा है? बेताल ने उसकी ओर देखा। कविता ने अपनी बिछिया को छुआ। अमर नदी के किनारे खड़ा था। उसका स्लेट नीला कुर्ता चमक रहा था। उसके दाहिने गाल पर निशान और भैंस के सींग का पेंडेंट उसे अहोम योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का दोस्त था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक योद्धा की कहानी सुनाई, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अमर ने सोचा, क्या बलिदान ही सच्चा साहस है? बेताल ने उसकी ओर देखा। अमर ने अपने पेंडेंट को छुआ। सुमन जंगल के किनारे खड़ी थी। उसका गेरुआ डोखोना चमक रहा था। उसकी गर्दन पर फूल का टैटू और बांस की चूड़ी उसे बोडो संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश की पड़ोसन थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक बुनकर की कहानी सुनाई, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी कला बेच दी। सुमन ने सोचा, क्या समुदाय के लिए व्यक्तिगत कला का त्याग उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। सुमन ने अपनी चूड़ी को छुआ। पंकज जंगल के बीच खड़ा था। उसका जैतूनी भूरा धोती कुर्ता चमक रहा था। उसके बाएं कंधे पर निशान और हंडी का पेंडेंट उसे संथाल आदिवासी के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का गाइड था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक शिकारी की कहानी सुनाई,
जिसने अपने गांव को बचाने के लिए जंगल के जानवरों को मार डाला। पंकज ने सोचा, क्या मानव की सुरक्षा के लिए प्राणियों की हत्या उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। पंकज ने अपने पेंडेंट को छुआ। रीना पहाड़ी गांव में खड़ी थी। उसका मूंगा गुलाबी अंगरखा चमक रहा था। उसके बाएं टखने पर जन्म चिन्ह और चांदी का कंघा उसे कुमाऊनी संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश की दोस्त थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक गायिका की कहानी सुनाई, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपनी आवाज खो दी। रीना ने सोचा, क्या समुदाय के लिए व्यक्तिगत प्रतिभा का त्याग उचित है? बेताल ने उसकी ओर देखा। रीना ने अपने कंघे को छुआ। अजय जंगल के रास्ते पर खड़ा था। उसका टेराकोटा धोती कुर्ता चमक रहा था। उसके बाह पर तीर का टैटू और पंख की बाली उसे भील योद्धा के रूप में दर्शाता था। वह राजेश का सहायक था, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक तीरंदाज की कहानी सुनाई, जिसने अपने गांव को बचाने के लिए अपने गुरु का आदेश तोड़ा। अजय ने सोचा, क्या गुरु के आदेश से बड़ा कर्तव्य है? बेताल ने उसकी ओर देखा। अजय ने अपनी बाली को छुआ। वंदना समुद्र तट पर खड़ी थी। उसकी टेंजेरिन सारी लहरों की तरह चमक रही थी। उसके दाहिने कलाई पर निशान और मूंगा हार उसे कोंकणी संस्कृति से जोड़ता था। वह राजेश की मौसी थी, जिसे बेताल की कहानी सुनने के लिए बुलाया गया। बेताल ने एक मछुआरे की कहानी सुनाई, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए समुद्र के नियम तोड़े। वंदना ने सोचा, क्या परिवार की सुरक्षा नियमों से बड़ी है? बेताल ने उसकी ओर देखा। वंदना ने अपने हार को छुआ।